नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन होता है, यानी कि रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो कॉमन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे रिसर्च के स्टेप्स के बारे में देख रहे हैं, जो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। और आपने देखा होगा हमने कई सारे स्टेप्स वहाँ पर आपको सिखा दिए हैं और आज हम नया स्टेप्स देखने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और इस चैनल पर अगर जो भी नया है तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन रखी जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको जब भी स्टार्टिंग में रिसर्च स्टार्ट किया तब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात की थी। ओके, स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सारे के सारे स्टेप्स याद नहीं रहते तो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं, तो उसके आधार पर भी आपको याद रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले से बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम हमारी होती है उन प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना। तो प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के भी चार प्रकार होती हैं, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस जो भी प्रॉब्लम जहाँ भी आपको दिख रही है उस क्षेत्र का आप क्या करेंगे, चयन करेंगे। उस क्षेत्र पर आप चयन करके आप ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स को आप एक नोट करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स का, यानी कि उनको प्रश्नों के रूप में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, यानी कि उसे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उनमें से आप एक अच्छी सी प्रॉब्लम आप बनाएंगे, यानी कि जो ऐसी प्रॉब्लम जो सब आपने जो भी मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख रहा है समस्या के बारे में, तो उन 15 क्वेश्चन को एक ही में समाविष्ट हो जाए, इसी तरीके से आपको क्या करनी है, एक समस्या आपको बनानी है, यानी कि आपको एक समस्या उसमें ढूंढनी है कि ऐसी कौन सी समस्या ली जाएगी जो हमारे ये 15 के 15 क्वेश्चन जो हमें उपस्थित हुए हैं, हमारे सामने समस्या के रूप में उपस्थित हुए, उन सारे क्वेश्चन का हमें आंसर अगर रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसका समस्या कथन करते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, समस्या कथन करने के बाद हम हेतुओं को निर्धारित करते हैं। हेतुओं को निर्धारित करने के बाद देखिए उससे पहले हम क्या एक प्रोसेस करते हैं, समस्या की जो प्रॉब्लम के बारे में अगर देखा जाए, प्रॉब्लम की प्रोसेस पूरी होती है, उसके बाद हम करते हैं RRL, जो मैंने आपको बताया था। RRL का मतलब क्या होगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि संबंधित साहित्य की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। जो भी आपने प्रॉब्लम ढूंढी है, यानी कि जो भी समस्या कथन आपने लिया है उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे, जो भी आगे जितने भी रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च को खोजेंगे और उन रिसर्चों का अध्ययन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने हेतु निर्धारित करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पर हाइपोथेसिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस को भी मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ओके, तो जितने भी प्रकार की हाइपोथेसिस होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की मेनली हाइपोथेसिस 3 टाइप्स की होती है। वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस होती है और उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। वर्किंग हाइपोथेसिस होती है वो हमारे क्या होती है, RRL रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर हम जो भी कार्यकारी प्राकल्पना बनाते हैं उसे हम वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, और जब भी हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस असत्य हो जाती है तब जाकर हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को
अप्लाई करते हो। ओके, तो नल हाइपोथेसिस तब जाके हम उसे उसका क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब देखिए नल हाइपोथेसिस का आप जब भी टेस्टिंग करेंगे, अगर मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस भी असत्य हो जाती है तो फिर आपके पास में रहती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब आपके पास बचती है तो उसका मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज कैसी होती है, 100% कैसी होती है, सत्य होती है। यानी कि जो चीज़ सत्य है उसका परीक्षण नहीं किया जाएगा। मैंने आपको जब हाइपोथेसिस के बारे में बताया तब बता दिया था। ओके, जिस तरीके से मान लिया जाए कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, वो सनातन सत्य है, तो हम उस पर टेस्ट नहीं कर सकते कि भाई चलिए सूरज कभी पश्चिम में उगा है या नहीं उगा है, क्या आप उसका परीक्षण करने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात जो भी हमारी हाइपोथेसिस, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो 100% कैसी होती है, सत्य होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग नहीं किया जाता। ओके, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस के बारे में अगला एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया हुआ है और उसके बारे में जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। अब देखिए हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ। ओके, हाइपोथेसिस के बाद हम क्या कहाँ पर आए थे, हाइपोथेसिस के बाद हम आते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आते हैं। ओके, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ओके, चलिए, ये रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने शायद ये रिसर्च डिज़ाइन का बहुत सारा लंबा वीडियो बना हुआ है। यानी कि उसके जो भी टाइप्स थे उन सभी टाइप्स को एक एक वीडियो में मैंने बनाया है। आई थिंक उसके बहुत सारे 6, 7, 12, 13, 14 वीडियो तो उसका ही बना हुआ है रिसर्च में। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन को मैंने क्या किया है, डिप्थ में पढ़ाने की कोशिश की है ताकि पीजी वालों को भी यहाँ पर यूज़फुल हो। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, पीजी के होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर यूज़फुल होगा। और पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और फिर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जब आरडीसी होती है तो आरडीसी में भी कुछ इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे डिप्थ में पढ़ाया दिया है। ओके, और वो हमारा कल ही कंप्लीट हुआ है। अब आज नया हमारा जो स्टेप्स है वो आने वाला है और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा न्यादर्श के बारे में। ओके, तो चलिए न्यादर्श क्या है, आखिर सैम्पलिंग क्या है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, न्यादर्श को प्रतिदर्श भी कहा जाता है, सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए उसके अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में देखते हैं, फिर उसकी विशेषता के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि प्रतिदर्शन जो होता है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझा देती हूँ, फिर जाकर हम उसे समझते हैं। जो भी परिभाषा है उनसे हम बाद में समझते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ले लेती हूँ। चले मैं यहाँ पर, चलिए गुजरात के, मुझे मेरा देखिए मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे रिसर्च करना है गुजरात के प्राथमिक शिक्षकों की कार्यक्षमता और मनोभार का अध्ययन। ओके, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ओके, चलिए मान लीजिए मुझे एक इस टॉपिक पर मुझे क्या करना है, इस टॉपिक पर मुझे करना है रिसर्च। क्या करना है, रिसर्च करना है। गुजरात के जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी जो कार्यक्षमता होती है और उनका जो मनोभार होता है तो उसका मुझे अध्ययन करना है। अब देखिए इस पर मैं किस तरीके से अध्ययन कर पाऊँगी, तो मान लीजिए गुजरात में 2 लाख टीचर है। कितने, 2 लाख टीचर हैं। ओके, 2 लाख प्राइमरी टीचर हैं।
गुजरात में कितने टीचर हैं? 2 लाख प्राइमरी टीचर है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे रिसर्च इन लोगों पर करना है, पूरे गुजरात पर करना है। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख है वो हमारी क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। क्या हो गई? हमारी जनसंख्या हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जो पूरी संख्या, जो जिस रिसर्च आपको जिस क्षेत्र में रिसर्च करना है उस क्षेत्र की जितनी भी टोटल संख्या होती है, जनसंख्या, उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, तो उसे ही जनसंख्या कहा जाता है, उसे ही पॉपुलेशन कहा जाता है। अब देखिए, उसे ही समष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समष्टि कहा जाता है। और उसे ही अगर मान लीजिए तो समग्र कहा जाता है। ओके, तो समग्र, समष्टि, पॉपुलेशन, जीव संख्या, जनसंख्या, ये जो वर्ड है ना, ये सारा हमारा पॉपुलेशन होता है। ओके, तो 2 लाख टीचर्स हैं, तो 2 लाख टीचर्स हमारी क्या बन गई? पॉपुलेशन। ओके, चलिए यहाँ पर मैं इसे हटा लेती हूँ, आपको पता चल गया। मैंने आपको बता दिया कि समस्या कथन क्या है। ओके, मान लीजिए हमारा गुजरात है। ओके, ये क्या है? हमारा गुजरात है। मान लीजिए हमारा गुजरात है। तो अब देखिए, ये गुजरात है। गुजरात में कितने टीचर है? प्राइमरी टीचर तो 2 लाख है। अब देखिए, ये 2 लाख है वो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि पूरी की पूरी क्या है? जनसंख्या है। तो ये पॉपुलेशन हमारी हो गई। अब देखिए क्या होता है कि मैं इतनी सारे टीचर्स का जब भी रिसर्च करने जाऊंगी तो इतने सारे लोगों से मुझे मिलना होगा, उनसे, उनके पास से मुझे डाटा कलेक्ट करना होगा। तो क्या ये संभव हो पाएगा? 2 लाख टीचर्स को मिलना, उनके पास से डाटा कलेक्ट करना, तो ये सारी बातें तो मुझसे अकेले तो नहीं होने पाए हुईगी ना। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर मुझे मजबूरी में, देखिए मैं बता रही हूँ मजबूरी में, यहाँ पर मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ता है कि मजबूरी में इन 2 लाख में से मैं हर एक ज़िले से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से मैं क्या करूँगी? हर एक मान लीजिए कि गुजरात के 33 ज़िले हैं, तो 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में से मैं 100 टीचर्स को ले लूँगी। क्या करूँगी? 100 टीचर्स को ले लूँगी। यानी कि कितने हुए? 3300 हुए, है ना। तो ये 3300 लोग लेकर मैं क्या करूँगी? इन लोगों पर रिसर्च करूँगी, और इन लोगों पर रिसर्च करके मैं जो भी निष्कर्ष निकालूंगी, उस निष्कर्ष का मतलब क्या होगा कि ये जो टीचर्स का जो परिणाम मिला है, इन टीचर्स पर रिसर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला है, वो रिज़ल्ट हमारे 2 लाख टीचर पर लागू किए जाएंगे, यानी कि 2 लाख लोगों को भी लागू होगा। ओके, इसका ये सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन किया जाएगा। अब देखिए बात आती है, ये हमारी पॉपुलेशन बन गई। अब मैं 3300 लोगों को चुना है, तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा सैंपल बनता है। क्या बनता है? सैंपल बनता है। ओके, ये हमारा क्या बन जाता है? सैंपल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यायदर्श कहते हैं। न्यायदर्श क्या कहते हैं? न्यायदर्श। ओके, जिसे हम प्रतिदर्शज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्शज, प्रतिदर्शज, या फिर प्रतिदर्शन भी कह सकते हैं, प्रतिदर्श भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर प्रतिदर्श भी कहा जाता है, प्रतिदर्शज नहीं होगा, प्रतिदर्श होगा। ओके, चलिए ये प्रतिदर्श होगा, न्यायदर्श होगा, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसे हम व्यष्टि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यष्टि भी कह सकते हैं। ओके, इसे समष्टि कह सकते हैं। ये हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है ना, वो हमारी समष्टि होगी, और ये जो सैंपल हमने लिया है वो सैंपल हमारा व्यष्टि हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, सबसे पहले हम आगे चलते हैं। चलिए अब परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। चलें, देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि शोधकर्ता जिस क्षेत्र में शोध करना चाहता है उस क्षेत्र की पूरी संख्या, जीव संख्या या पॉपुलेशन या समष्टि कहा जाता है, या फिर उसे आप क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से समग्र, जीव संख्या, समष्टि, ये जो सारे वर्ड शब्द है ना हिंदी में, उसका मीनिंग एक ही होता है, पॉपुलेशन। ओके, तो वो हमारी पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन का मतलब आप जान चुके कि रिसर्चर जिस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता है उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन कहा जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कि सैंपल किसे कहा जाएगा? तो शोधकर्ता जिस क्षेत्र में शोध करने वाला है उस क्षेत्र की पूरी जनसंख्या में से अपने शोध के लिए चुने गए लोगों को सैंपल या प्रतिदर्श
या व्यष्टि कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी हमें यहाँ पर पॉपुलेशन मिली है, 2 लाख लोग हमें गुजरात से मिले हैं प्राइमरी टीचर, उनमें से हमने 3300 लोगों को लिया, वही हमारा सैंपल हो गया। ओके, यानी कि जो पूरी जनसंख्या है, उन पूरी जनसंख्या में से हम क्या करते, कुछ को पसंद करते, उनका चयन करते हैं, और उन चयन किए हुए जो भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, या फिर कोई साहित्य भी हो सकता है, या फिर कोई उपकरण भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पर ही रिसर्च होता है ना। अब देखिए हिंदी गुजराती वाले होंगे तो वो साहित्य पर तो करेंगे, है ना। तो जब साहित्य पर किया जाता है तब क्या होता है, तो उनको बुक्स पर किया जाना मान लीजिए किसी लेखक पर उन्हें रिसर्च करना होता है। हिंदी गुजराती वाले, इंग्लिश वाले जो होते हैं, तो उनको जो भी राइटर होता है उन पर अगर उन्हें रिसर्च करना है या फिर किसी बुक पर रिसर्च करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रिसर्च का ही बुक्स का ही सहारा लेंगे ना। तो बुक्स भी हमारी क्या हो गई, तो टोटल बुक्स जितनी है, मान लीजिए किसी ऑथर है और उसी ऑथर की मान लीजिए 15 बुक्स है और 15 बुक्स उस ऑथर की है, तो 15 बुक्स हमारी पूरी पॉपुलेशन बन जाती। लेकिन रिसर्चर मान लीजिए उन 15 बुक्स में से 10 बुक्स को चुनता है, तो जो 10 बुक्स हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी सैंपल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि व्यक्ति ही हमारा सैंपल हो सकता है। सैंपल में व्यक्ति भी बन सकता है, कोई वस्तु भी बन सकती है, कोई साहित्य भी बन सकता है, कोई बुक्स भी बन सकती है, कोई उपकरण भी बन सकते हैं। ओके, कुछ भी बन सकता है। ओके, लेकिन जिस पर हमें रिसर्च करना है, उन लोगों को, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो उसे सैंपल कहते हैं। ओके, चलिए, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से हम कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ साहित्य को, कुछ बुक्स को, कुछ उपकरण को, इन सारे को हम जब चुनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए, अब बात आती है सैम्पलिंग की। तो यहाँ पर सैम्पलिंग किसे कहेंगे, तो प्रतिदर्श चयन करने की प्रविधि को प्रतिदर्शन, न्यायदर्श या प्रतिदर्शज या प्रतिचयन या सैम्पलिंग कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे आपने देखा, देखिए यहाँ पर प्रतिदर्शन दिया है, यहाँ पर न्यायदर्श दिया है, यहाँ पर प्रतिदर्शज दिया है, यहाँ पर प्रतिचयन, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें इस तरीके से अलग अलग शब्द का यूज़ हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप एक ही वर्ड इंग्लिश याद रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। रिसर्च में मैं बार बार बता रही हूँ कि चले, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम सैंपल लेते हैं, उन सैंपल को चुनने की जो भी हम प्रविधि आजमाते हैं उसे ही हम कहते हैं सैम्पलिंग। ओके, तो ये हमारा जो सैम्पलिंग का किस्सा होता है ना, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं सैम्पलिंग क्या है, उसके बारे में थोड़े से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए, इसे मैं हटा लेती। चलिए, मान लीजिए कि एक महिला है, उसने कुकर में कुछ चावल पकाए। ओके, क्या किया, कुकर में कुछ चावल पका दिए। क्या किया, तो कुछ चावल पका दिए। ओके, ये मान लीजिए चूल्हा है और चूल्हे पर कुछ एक कुकर रखा है और कुकर पर उस महिला ने क्या पकाए, चावल पकाए। ये हमारे चावल हैं, क्या है, चावल है। ओके, अब देखिए क्या बनता है, तो कुछ टाइम के बाद महिला ये चेक करती है कि क्या कुकर के चावल पक गए हैं या नहीं पक गए। तो आप बताइए कि किस तरीके से चेक करेंगे। तो आप एक चम्मच लेंगे, है ना, क्या लेंगे, एक चम्मच लेंगे। एक चम्मच लिया, अब क्या करेंगे, इस चम्मच से कुकर में से हम थोड़े से क्या करेंगे, चावल ले लेंगे। ये चावल हमने ले लिया। ओके, चलिए, अब वो महिला क्या करती है, इस चम्मच के चावल को दबा कर देखती है कि क्या ये चावल पक गए। अगर उसे लगता है, वो उसे दबाती है और पक गए होते हैं चावल, तो वो अनुमान लगा लेती है कि हाँ, ये कुकर के सारे चावल क्या हो जाएंगे, पक गए होंगे। ओके, ये एक बहुत ही आसान तरीका है समझाने का। तो देखिए यहाँ पर कुकर के जो सारे चावल है ना, कुकर के जो सारे चावल है ना, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारी पॉपुलेशन हो गई,
है ना, सिंपल सा फंडा। ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। अब देखिए ये चम्मच वाले जो चावल हैं उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होती है ना। हम चम्मच लेंगे, कुकर में डालेंगे, फिर चम्मच में चावल लेंगे, तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई ना, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग। क्या कहते हैं, सैंपलिंग। ओके, उस विधि को ही हम कहते हैं सैंपलिंग। यानी कि हमें जिस पर रिसर्च करना है उन लोगों को, उन क्षेत्र के पूरे जो जनसंख्या है उससे हम कहेंगे पॉपुलेशन। और उन संख्या में से हमने यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर हमारे 2 लाख टीचर हैं। ओके, जनसंख्या हमारी 2 लाख है, तो ये हमारी है पॉपुलेशन। ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। ओके, अब देखिए इनमें से मैंने ले लिए 3300 लोग। ओके, तो 3300 लोग हमारे क्या बन गए, वो हमारे बन गए सैंपल। अब देखिए इन सैंपल को लेने के लिए भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। सैंपल को लेने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही मैं 3300 लोगों को थोड़ी ना उठा लूँगी कि चलिए भाई आ जाइए, मुझे रिसर्च करना है और मेरे रिसर्च में शामिल हो जाइए, ये वो, ऐसा तो नहीं होता ना। मैं उन लोगों को ज़बरदस्ती तो अपनी रिसर्च में नहीं ला सकती ना। उसे पकड़ पकड़ कर थोड़ी ना मुझे उस पर अपहरण करना है कि चलिए अपहरण करके उन पर रिसर्च करेंगे, हैं, नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 3300 लोगों को जब मैं चुनती हूँ, तब मैं यहाँ से जब चुनती हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस करूँगी, कुछ विधियाँ आजमाऊँगी कि चलिए मान लीजिए जो 2 लाख टीचर्स है, तो हर एक में डिस्ट्रिक्ट में से मैं 100 लोगों को लेती हूँ। तो उन 100 लोगों को लेने के लिए भी मुझे कुछ विधि आजमानी पड़ेगी ना कि चलिए यहाँ पर मैं जो भी सैम्पलिंग की जो विधियाँ होती है उन विधियों का प्रयोग करके उन 100 लोगों को मैं लूँगी। तो ये जो इन दोनों के बीच में, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो प्रोसेस होती है ना, वही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रविधि को हम कहते हैं क्या, उसी प्रविधि को हम कहते हैं सैम्पलिंग करना। क्या कहते हैं, सैम्पलिंग करना। ओके, आई होप आपको पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में पता चल गया होगा। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दे देती हूँ। बाकी कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसका, वो होगा हमारा सैम्पलिंग के बारे में। यानी कि सैम्पलिंग के जो भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को, एक एक टाइप्स को मैं एक एक वीडियो में बनाकर डालने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए। तो जीव संख्या, जिसे हम जनसंख्या भी बोलते हैं, है ना, जिसे हम समष्टि भी बोलते हैं। मैं बार बार बोल रही समष्टि। अगर हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर हिंदी शब्द यूज़ करना चाहते हैं तो वो लोग याद रखें इन सारे शब्दों को, जीव संख्या, जनसंख्या, समष्टि, ओके, समग्र, ये सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए तो एक ही शब्द है, पॉपुलेशन। ओके, चलिए। अब पॉपुलेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, परिमित जीव संख्या और अपरिमित जीव संख्या। देखिए परिमित जो जीव संख्या होती है ना, तो वो परिमित जीव संख्या में क्या होता है कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिन लोगों की हम गिनती कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे परिमित जीव संख्या। और जिन लोगों की हम क्या बोलते हैं, गिनती नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं अपरिमित जीव संख्या, तो जनसंख्या। ओके, जो भी बोला जाए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए परिमित जीव संख्या है, मान लीजिए कि मुझे मान लीजिए मुझे किसी व्यक्तियों पर, किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र है उसमें 200 लोग हैं, 200 लोगों पर मुझे रिसर्च करना है। तो यहाँ पर मैं 200 लोगों की गिनती कर पाऊँगी, है ना। लेकिन मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक है, तो इतनी सारे पुस्तकों की गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जिस तरीके से मान लीजिए कि एक नदी है और नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो क्या उन मछलियों की हम संख्या, जो संख्या है वो ज्ञात कर पाएगी क्या कि ये नदी में इतनी मछलियाँ हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो नदी की अंदर जो मछलियाँ हैं वो कैसी हो गई हमारी, वो हमारी अपरिमित जीव संख्या हो गई। ओके, और इसी तरीके से हम जो भी, मान लीजिए लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें हैं, तो वो कैसी
होगी हमारी अपरिमित ही होगी, यानी कि काल्पनिक जीव संख्या होगी। ओके, जिसकी हमें संख्या ज्ञात नहीं है और ना ही हम उनकी गिनती कर पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, परिमित में जिसकी गिनती हो पाती है, जो वास्तविक रूप से हम उसे गिन सकते हैं, उसे वास्तविक रूप से हम उसकी गिनती कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं परिमित जीव संख्या। ओके, तो आई होप आपको परिमित और अपरिमित जीव संख्या के बारे में भी पता चल गया होगा, क्योंकि कभी भी एनटीए वाले कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो मुझे लगा ये बात भी बतानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पॉपुलेशन भी दो तरह की होती है, परिमित जीव संख्या और अपरिमित जीव संख्या। परिमित में क्या होगा, जिसकी हम गिनती कर पाते हैं, और अपरिमित में क्या होगा, जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर में, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सैम्पलिंग केस के बारे में क्वेश्चन एक आया हुआ है। क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि सैम्पलिंग केस है क्या। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें जिस पर रिसर्च करना है, मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति पर रिसर्च कर पाऊँ, या फिर मैं अगर कोई साहित्य से जुड़ी हुई हूँ तो मैं किसी साहित्य का रिसर्च कर रही हूँ, या फिर किसी उपकरणों का रिसर्च कर रही हूँ, या फिर चीज़ों का मैं रिसर्च। यहाँ पर क्या होगी, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 3300 लोग लिए। ओके, आगे के उदाहरण के मुताबिक ही चलते। तो ये 3300 लोग हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, इस तरीके से 3300 लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो 3300 लोग हैं, उसमें ये सारे जो होते हैं वो एक एक होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, एक एक होता है ना। तो व्यक्ति भी यहाँ पर ये व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति एक है, ये व्यक्ति एक है। तो ये जो एक एक है ना सब, उसी को हम कहते हैं इसी के हम केस कहते हैं। क्या कहते हैं, केस कहते हैं। जो एक एक होते हैं ना, उसे हम केस कहते हैं। ओके, एक एक को क्या कहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 बुकें ली है, और 10 बुकों का मैं अध्ययन करना चाहती हूँ और रिसर्च करना चाहती हूँ। तो ये एक बुक है, ये भी 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 एक बुक है। तो ये जो एक बुक है वो हमारा क्या हो गया, केस हो गया। क्या हो गया, केस हो गया। ओके, तो उसे ही हमने, और उसी में से हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं केस सैम्पलिंग। क्या कहते हैं, केस सैम्पलिंग। मान लीजिए यहाँ पर 20 बुकें हैं, और 20 बुक है, और उनमें से मैं 5 बुक ले लेती हूँ अपने रिसर्च के लिए। तो ये 5 बुक जो मैंने चयन किया, और ये एक है कि तो 5 हैं, तो उसी तरीके उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग केस। आई होप आपको सैम्पलिंग केस के बारे में पता चल गया होगा कि जिस पर हमें रिसर्च करना है, उनमें से हम जो भी चुनते हैं, जिन लोगों को, जिन वस्तुओं को, जिन उपकरणों को चुनते हैं, और उनके जो चुने गए हैं, उनमें जो एक एक होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सैम्पलिंग केस। ओके, चलिए, आई होप आपको सैम्पलिंग केस के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए अब देखते हैं पैरामीटर के बारे में। देखिए, पैरामीटर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि ये भी इसमें इन्वॉल्व कर देती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर रही हूँ। कि चलिए, समग्र जनसंख्या पर रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे ही प्राचल या पैरामीटर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख टीचर थे। अब 2 लाख टीचर पर तो मैं रिसर्च नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो मैं यहाँ पर सैम्पलिंग किया, मैंने 3300 लोगों को लिया, है ना। तो इन 3300 लोगों पर रिसर्च करके मैं जो भी निष्कर्ष निकालती हूँ, जो भी कंक्लूज़न निकालती हूँ, है ना, और कंक्लूज़न निकालती हूँ और यहाँ तक पहुँचती हूँ, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सांख्यिकीय कहेंगे। क्या कहेंगे, सांख्यिकीय। क्या कहेंगे, सांख्यिकीय, जिसे हम स्टेटिस्टिक भी कहते हैं, ओके, स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मेरे पास मेरे क्षेत्र में 500 लोग हैं। ओके, अब देखिए, मैं 500 लोगों को मिल सकती हूँ, 500 लोगों से अब डाटा कलेक्ट कर पाती हूँ, और मैं ये 500 लोगों को लेकर पूरी की पूरी जो जनसंख्या है मेरी ये पॉपुलेशन है। ओके, ये पॉपुलेशन है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी पॉपुलेशन है, ये भी पॉपुलेशन है, ये भी पॉपुलेशन, पूरी की पूरी मैं पॉपुलेशन पर अगर मैं क्या करती हूँ, रिसर्च करती हूँ और रिसर्च करके कुछ निष्कर्ष निकालती यानी कि कंक्लूजन तक पहुँचती हूँ। तो मैंने जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर
सर्च किया तो ये हमारा क्या हो गया, प्राचल। ओके, ये हमारा क्या हो गया, प्राचल, यानी कि पैरामीटर हो गया। ओके, तो यही हमारा क्या होगी, ये सूचना हमारी प्राचल सूचना यानी कि पैरामीटर कहलाएगी। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 लाख लोग हैं उनमें से मैंने क्या किया, कुछ लोगों को चुना है और कुछ लोगों को चुनकर मैं निष्कर्ष निकालती हूँ। तो मैंने पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं किया, मैंने क्या किया, सैम्पलिंग करके रिसर्च किया। ओके, तो जब मैं सैम्पलिंग करके रिसर्च करती हूँ और उसके आधार पर जब मैं निष्कर्ष निकालती हूँ तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम स्टेटिस्टिक्स कहेंगे या तो सांख्यिकीय सूचना कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही मैं बताना चाहती थी आपको, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए, यहाँ पर देखिए पैरामीटर किसे कहते हैं, जो समग्र जनसंख्या पर रिसर्च करके जब निष्कर्ष निकाला जाता है उसे ही हम प्राचल या पैरामीटर कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये पैरामीटर के बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए सांख्यिकी के बारे में मैंने बताया कि पूरी जो जनसंख्या है उन जनसंख्या में से कुछ व्यक्तियों को या वस्तुओं को या साहित्य आदि को चुनकर उन पर रिसर्च करके मैं निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स सूचना कहा जाता है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी शोध में आई थिंक मुझे याद करना पड़ेगा, किसी भी शोध में समष्टि द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, जो सूचना प्राप्त की जाती है, अगर उसे पैरामीटर कहा जाता है तो व्यष्टि में से जो सूचना प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाएगा। तो समष्टि में से अगर सूचना प्राप्त की जाती है समष्टि के आधार पर तो उसे हम कहेंगे पैरामीटर, लेकिन व्यष्टि के आधार पर हम व्यष्टि से सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहेंगे सांख्यिकी। ओके, व्यष्टि का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, सैंपल, और समष्टि का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो समष्टि का मतलब होगा हमारी पॉपुलेशन, पूरी जो जनसंख्या है वो होगी। ओके, तो यहाँ पर पूरी जनसंख्या पर से जब हम निष्कर्ष निकालते रिसर्च करके पूरी जनसंख्या पर ही करते, ओके, यहाँ पर तो उसे ही हम पैरामीटर कहते हैं। और पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुनकर, कुछ व्यक्तियों, कुछ वस्तु, कुछ चीज़ों, कुछ साहित्य, कुछ उपकरण, इन सारों को चुनकर हम क्या करते हैं, चुनकर निष्कर्ष निकालते हैं, उसे हम कहते हैं सांख्यिकी। ओके, जिसे हम स्टेटिस्टिक कहते हैं। अब देखिए, जब भी न्यायादर्श करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो हमने हाइपोथेसिस में देखा था कि जिस तरीके से हम हाइपोथेसिस की रचना निर्माण करते हैं, तब मैंने बताया था कि वर्किंग हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। अगर वर्किंग हाइपोथेसिस असत्य हो जाती है तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस को बनाना पड़ता है ना। तो नल हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आती है, तो उन त्रुटियों को किस तरीके से कम किया जाता है, इन सारी बातों को मैंने नल हाइपोथेसिस के वीडियो में बताया था। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर न्यायादर्श में भी होता है। यहाँ पर जब भी हम सैम्पलिंग करने जाएंगे तो यहाँ पर हमको त्रुटियाँ मिलेगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, हमें त्रुटियाँ मिलने की संभावना है। ओके, तो आप ही सोच लीजिए कि पूरी जो जनसंख्या ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें त्रुटियां नहीं मिलेगी, लेकिन हम कुछ लोगों को लेकर हम उन पर रिसर्च करते हैं तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि उसमें त्रुटियां आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब न्यायादर्श का हम चयन करते हैं, यानी कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो यहाँ पर त्रुटियों होने की संभावना होती ही होती है। ओके, अब देखिए ये त्रुटियाँ जो आती ना, उन त्रुटियों को कम किस तरीके से किया जाता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। जो भी त्रुटियाँ होती है उन त्रुटियों को हम कभी भी दूर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसे कम कर सकते हैं। ओके, तो उन त्रुटियों को किस तरीके से कम किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यायादर्श की त्रुटियों को किस तरीके से कम किया जा सकता है। ओके, तो चलिए उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उस समय हटा लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमने एक क्षेत्र लिया और उस क्षेत्र में मान लीजिए कि 200 लोग हैं। ओके, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है। ओके, उस क्षेत्र की पूरी पॉपुलेशन है। अब देखिए पूरी पॉपुलेशन जो होती है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब ये पूरी जो पॉपुलेशन होती है उनमें से मान लीजिए कि 150 लोग होते हैं वो अच्छे हैं। ओके, 150 लोग क्या है, अच्छे हैं, और 50 लोग जो होते हैं वो कैसे, बुरे हैं। ओके, 50 लोग बुरे हैं और 150 लोग अच्छे हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमें इन
इन लोगों को ले जाना है कहीं पर परफॉर्मेंस करने के लिए, तब मैं कहीं पर इसे इन लोगों को, ये मान लीजिए बच्चे ही हैं स्कूल के, तो उन स्कूल के बच्चों को मैं यहाँ से 200 बच्चे हैं और 200 बच्चों में से 150 बच्चे अच्छे हैं, 50 बच्चे बुरे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं सैम्पलिंग करती हूँ और मुझे उनमें से सिर्फ 30 बच्चों को ले जाना है। कितने? 30 बच्चों को ले जाना है। अब क्या होता है कि 30 बच्चों को मैंने चुना, मान लीजिए 200 पर्चियाँ बना ली, 200 पर्चियाँ 200 पर्चियों के नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 200 पर्चियों के नंबर दे दिए और एक डिब्बी में रख दिए और उनमें से मैंने 30 चिट्ठियाँ उठा ली। अब 30 चिट्ठियाँ जब मैं उठाती हूँ तो इन 30 में से ऐसा होता है कि 20 बच्चे ऐसे निकले, जो 50 थे ना उसमें से बुरे थे, यानी जो 50 बुरे थे उनमें से 20 बच्चे यहाँ पर बुरे आ गए और 10 बच्चे जो थे वो क्या आ गए, अच्छे आ गए। अब देखिए मैं यहाँ से ये सैम्पलिंग करके मैं इस तरीके से इन लोगों को चुनकर ये 30 बच्चों को मैं क्या करती हूँ, ले जाती हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा, 20 बच्चों का जो परफॉर्मेंस है बुरा है, ओके, और 10 का क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमारा परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बुरा साबित होगा ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है, बुरे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले। तो यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारी त्रुटि आ गई है ना, यहाँ पर त्रुटि आ गई। वैसे ही वास्तव में क्या है, हमारे 200 बच्चों में से 150 बच्चे अच्छे हैं और 50 ही ऐसे हैं जो बुरे हैं। तो अच्छे बच्चे की संख्या ज़्यादा है और बुरे की संख्या कैसी, कम है। फिर भी यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या हुआ, परफॉर्मेंस में ये हुआ कि बुरे बच्चे ज़्यादातर दिखे और अच्छे बच्चे कम दिखे, है ना। तो ये हमारी त्रुटि आएगी। अब मैं इन त्रुटि को कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ, तो इन त्रुटि को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30 बच्चे लिए थे ना, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ये जो हमारे जो 200 बच्चे हैं उन 200 बच्चों में से मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 बच्चों को ले लूँगी, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 100 बच्चों को ले लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ, ओके, चलिए। अब मैं यहाँ पर 100 बच्चों को ले लेती हूँ। अब देखिए क्या होगा कि इन 100 बच्चों जो 100 बच्चों का मैंने चुनाव किया, तो उन चुनाव में क्या होगा कि यहाँ पर 50 बच्चे ऐसे निकले, मान लीजिए 70 बच्चे अच्छे निकले और 30 बच्चे ऐसे निकले जो बुरे निकले, है ना। तो यहाँ पर 70 बच्चे अच्छे निकले और 30 बच्चे बुरे निकले और इन लोगों को लेकर मैं परफॉर्मेंस करने जाती हूँ। तो हमारे जो 17 लोग जो बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 30 बच्चे ऐसे हैं कि जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन इन लोगों के परफॉर्मेंस के आगे इनका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा प्रभाव इस 70 बच्चों के कारण क्या हो जाएगा, अच्छा पड़ेगा और सबको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर स्कूल के ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ओके। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे अच्छे थे, इसलिए परफॉर्मेंस क्या हुआ, अच्छा हुआ, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारी जो त्रुटियाँ थी उसे हमने कम कर दिया। वास्तव में हमारा यही तो था, हमारा निष्कर्ष यही तो निकलना चाहिए था कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे ज़्यादा है, बुरे बच्चे कम हैं। तो यहाँ पर यही तो साबित हुआ कि यहाँ पर बच्चे अच्छे 70 बच्चे अच्छे निकले और 30 बच्चे बुरे निकले। तो हमारे यहाँ यही साबित हुआ ना कि मोस्टली बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम त्रुटियों को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि न्यादर्श में हम क्या करेंगे, जब सैम्पलिंग करते हैं उसमें वृद्धि, ओके। तो न्यादर्श में जब हम वृद्धि करेंगे तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, उतना ही हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यानी कि त्रुटियां होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। अगर हम 200 के 200 बच्चों को परफॉर्मेंस करने ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस यही होगा ना, 150 बच्चे अच्छे निकलेंगे और 50 बच्चे बुरे निकलेंगे, जो 100% हमारा सही होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि सैम्पलिंग करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो हम उन पर रिसर्च नहीं कर पाते। अगर रिसर्च करना भी चाहे तो बहुत समय उसमें लगता है, उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, है ना। और हम उन रिसर्च को लंबे टाइम तक करते करते कभी कभी क्या होता है, थक भी जाते हैं। कभी कुछ जो लोग होते
होते हैं वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी जो बातें देखने को मिलती है, उससे हम ये कह सकते हैं कि हमें सैम्पलिंग करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। ओके, तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो एरर तो आने वाली है। अब एरर आती है तो उन एरर को कम करने के लिए हमें कुछ विधियाँ भी अपनानी पड़ती है, कुछ काम भी करने पड़ते हैं। ओके, इस तरीके से चुनाव करना पड़ता है कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में से ज़्यादा लोगों को चुनना चाहिए। ओके, ना कि हम 2 लाख में से 100 लोगों को लेंगे तो क्या हमारे उसमें त्रुटियाँ ज़्यादा आएगी। लेकिन मान लीजिए 2 लाख में से हम 1000 लोगों को लेते हैं तो 1000 लोगों में से हमें शायद क्या होता है कि हमारा जो निष्कर्ष निकलता है उनमें त्रुटियाँ थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है। ओके, तो ये थी हमारी थोड़ी सी त्रुटियों को किस तरीके से न्यायादर्श में त्रुटियों को किस तरीके से कम किया जाता है। तो उसका आंसर मैं फिर से बता रही हूँ कि न्यायादर्श की संख्या में क्या किया जाना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि हमें जो भी सैंपल लेते हैं उन सैंपल की संख्या कैसी रखनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब कल से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग के जो जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। और सभी टाइप्स को हम जिस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन को मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से मैं इन सभी टाइप्स को भी अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।